झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईए ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। 43 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। वहीं जयराम फैक्टर ने भी एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में फिर अबुआ सरकार, इंडिया की जोरदार जीत, मैया के सामने सब फेल। झारखंड में हेमंत और कल्पना सोरेन की आंधी में कमल मुरझा गया और केला औंधे मुंह गिर गया। मैया की मैजिक के सामने सारे मुद्दे फेल हो गए। संथाल में जरमुंडी को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने परचम लहराया। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर में सिर्फ रांची और हटिया में ही कमल खिल सका, जबकि पलामू, कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर में भी बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आए। लेकिन आखिर इंडिया गठबंधन ने इस जबरदस्त जीत के कारण क्या हैं? आखिर क्यों एनडीए 2019 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया? मैया योजना की मैजिक के आगे सब कुछ फेल। जेएमएम ने गोगो दीदी योजना का तोड़ निकाल लिया। मैया योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी। मैया योजना की राशि 2500 रुपए करने का तोड़ नहीं निकाल सकी बीजेपी। बिजली बिल माफी योजना से गरीब और मध्यम वर्गीयों को साधने में सफल रहे हेमंत सोरेन। किसानों की कर्ज माफी योजना से भी इंडी गठबंधन को मिला फायदा। बीजेपी का आजसू पर भरोसा भारी पड़ गया। आजसू सुप्रीमो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। सिर्फ मांडू सीट पर किसी तरह आजसू ने बचाई लाज। बांग्लादेशी घुसपैठ और बटोगे तो कटोगे का नारा उल्टा पड़ गया। एनडीए के खिलाफ मुस्लिम एकजुट हो गए, लेकिन हिंदू बट गए। 10 से ज्यादा सीटों पर जेएलकेएम ने एनडीए के वोट में सेंधमारी की। बीजेपी के दिग्गजों ने जोर नहीं लगाया होता तो एनडीए की सीटें और कम होती। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का प्रभाव नहीं दिखा। बैठ के आपस में निर्णय होगा, पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी बैठेगी, विवेचना करेगी भाई क्यों ऐसा हुआ है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा की, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता मतदाताओं में प्रभाव नहीं छोड़ पाए। बीजेपी को जो सीटें मिली वो भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं के अग्रेसिव प्रचार से, नहीं तो एनडीए की हालत और खराब हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जिस तरीके का आज परिणाम आया, प्रदेश की जनता 3.5 करोड़ की जनता लगातार इंतजार कर रही थी, 2-3 महीने से इंतजार कर रही थी कि 23 नवंबर को क्या कुछ होगा, क्या परिणाम आएगा और कौन जीत दर्ज करेगा, कौन उनका विधायक बनेगा और किसकी सरकार बनेगा। और इस पर हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी अजय लाल लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से आज हमारे यहाँ झारखंड में परिणाम आया है और कहीं ना कहीं ये झारखंड की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये झारखंड के इतिहास में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी गठबंधन ने पहली बार 50 से ज्यादा सीटें हासिल की। क्या लगता है, क्या कुछ कारण रहा कि आईएनडीआईए ने इतनी ज्यादा सीटें ले आई? और जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार दम भर रही थी कि वो 51 सीट से ज्यादा लाएगी, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी खुद ही 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए आयुष, एक तो बात मानकर चलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता से आप पूछ लीजिए, दिल पर हाथ रखकर वो 56 सीटों की उम्मीद तो उन्होंने कभी नहीं की थी। बहुमत की बात करती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग। इसका मतलब ये हुआ कि 41 सीट 42 सीट, लेकिन जो 56 फाड़ की जो बहुमत मिला है, 56 सीट की कल्पना मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी नहीं की होगी, कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं की होगी, आरजेडी के लोगों ने भी नहीं किया होगा। उनको बधाई। इस पूरे चुनाव परिणाम में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा, दो चीजें,
एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ताधारी दल का मैया योजना सम्मान जी, और दूसरा खेला किया है जयराम महतो ने। जी। आप कल्पना कीजिए कि रामगढ़ में 70,000 से ज्यादा वोट, लगभग 70,000 जयराम महतो की पार्टी JLKM ले आती है। और ये उस समय कहा जा रहा था कि यदि जयराम महतो की जो प्रत्याशी हैं वो 40,000 के आसपास वोट ले आते हैं तो रामगढ़ से ममता देवी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाएंगी। ऐसा ही हुआ। और उसके बाद आप पूरे धनबाद का आप चर्चा कर लें, धनबाद में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा वोट कटा है जी। अच्छी बात है कि टुंडी जैसा सीट मथुरा महतो, व्यक्तिगत उनकी छवि इतनी अच्छी है कि वो चुनाव हमेशा जीतते रहे लगातार। राज सिन्हा व्यक्तिगत छवि है, चुनाव जीतते रहे हैं। और एक जो और अहम चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि दीदी गोगो योजना का लाभ हम तब देंगे जब हम सरकार में आएंगे, और हेमंत सोरेन ने कहा था कि दिसंबर से यह पैसा जाएगा। तो एक व्यक्ति यह कह रहा है कि अगले महीने से देंगे, और एक व्यक्ति टर्म एंड कंडीशन के साथ कह रहा है कि यदि सत्ता में आएंगे तो देंगे। लोगों ने कहा कि टर्म एंड कंडीशन से अच्छा है कि जो कह रहा कि अगले महीने से देंगे उसी के साथ जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर जी, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या रहा इस बार सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीजें? देखिए सर, तो सबसे पहली बात है कि जनता जनार्दन जिनको फैसला दिया, आज हम लोग ममता देवी की जीती यहाँ से, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और हम लोग को उम्मीद थी कि इस बार हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जो पार्टी JKLM, ये पार्टी हम लोग के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, पर जीते तो विजय विजय ही होता है। सबसे बड़ी चीज़ है हेमंत सोरेन, जो हम लोग का सरकार है यहाँ के, ये जो मैया योजना जो लाए हैं वो हम लोग के लिए ब्रस्त्र का काम किया है, हो गया एकदम बरामद का काम किया है सर। और एक बात बता देते हैं, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं और चाहते भी हैं कि हमेशा ये योजना चलता रहे। इसके लिए क्योंकि अभी सरकार बनने के बाद में 1,000 पहले 1,000 था, 2,500 भी देने का वादा किया है। और हमारे 23 तारीख है, 7 दिनों के बाद 11 तारीख को जो योजना के लाभार्थी हैं उनके खाते में 2,500 रुपया आएगा। और कौन छोड़ना चाहेगा इस पैसे को? नहीं सर, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। इसलिए हमारी माता बहनों जितने लोग थे वो एकदम खुल के वोट दिए और बहुत सपोर्ट किया कांग्रेस को, और हेमंत सोरेन सर को फिर से सरकार बनाने का काम किए हैं। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी है जनता जनार्दन से। ममता देवी रामगढ़ की विधायक मंत्री बनेंगी, आप लोग चाहते हैं? 100% हम लोग चाहते हैं, और इस बार बनना पड़ेगा, क्योंकि वो आंदोलनकारी है, उनके साथ में शोषण हुआ है, बहुत सारा उनके साथ में टॉर्चर हुआ है। और अगर इस बार हमारे आला कमान अगर सोचे और समझे, ममता देवी को मंत्री बनाने का काम करे, हम लोग भी यही चाहते हैं। चले, बहुत बधाई। ममता देवी के समर्थक थे, चाह रहे कि वो मंत्री बने मौजूदा सरकार में। तो ये तमाम चीजें आयुष, कोई एक वजह आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी है। और दूसरी एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुरा लग सकता है। मैंने कई बार कहा कि आप सिर्फ 5 चीजों का जिक्र कीजिए चुनाव के दौरान। आप कहिए कि दीदी गोगो योजना में 2,100 रुपया देंगे, CGL की परीक्षा करवाएंगे, 2,87,000 वैकेंसी लाएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन ये सब बातें रह गई पीछे। आपने कहना क्या शुरू कर दिया कि बांटोगे तो कटोगे। अब झारखंड में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसे यह सुनने में अच्छा लगे कि बांटोगे तो कटोगे? ऐसे लोग जो बाहर काम करते थे, मुस्लिम समाज के लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। मार्बल कंपनी में काम करने वाले राजस्थान के लोग बस से आए, ट्रेन से आए, क्यों? वोट देना है झारखंड में। आपने किया क्या? आपने किया ये कि एक तरफ, और आपकी भाषा ऐसी थी मतलब कि जब उधर का लोग एकजुट होकर वोट दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? ये तमाम चीजें देखिए, बहुत समझदार हो गई है आज की जनता। उसके हाथ में मोबाइल है, क्या कहाँ कुछ बोला जा रहा है,
कहाँ ऐसी चीजें हो रही है। इन तमाम चीजों का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी खिसक गई पूरी तरह से नीचे। और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे लोगों को गले लगाना शुरू कर दिया जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक प्रकार से एक्सपायर्ड हो गए थे जी। लोबिन हेम्ब्रेम, झारखंड मुक्ति मोर्चा लताड़ती रही पूरे 5 साल तक लोबिन हेम्ब्रेम को, लेकिन आप पार्टी में लाए, उनको टिकट दे दिया। चंपई सोरेन चलिए एक कद्दावर नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका सम्मान है। उसके बाद कई और लोग आ गए। ये तमाम तरह की चीजें हैं। राजनीति के पंडित ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, हम आप जैसे पत्रकार जो कि खैर क्या फील्ड कुछ में ज्यादा कुछ रहते हैं, कारण वो रहा चीजें- बीजेपी की कल इसको लेकर समीक्षा होगी, जैसा कि रांची विधायक सीपी सिंह ने भी कहा है कि जिस तरीके से हार हुई है बीजेपी की उसकी समीक्षा की जाएगी। हमारे साथ बोकारो से सहयोगी सुरेंद्र भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे उनका भी रुख करना चाहेंगे। सुरेंद्र, देखिए अगर बोकारो की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं और बेरमो को छोड़कर बाकी तीनों विधानसभा सीटों पर बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला है। चंदन क्यारी में जिस तरीके से अमर बावरी को हराकर उमाकांत रजक ने जीत हासिल की है, वहीं पर गोमिया की बात करें तो गोमिया में जिस तरीके से लंबोदर महतो को आजसू का कद्दावर नेता माना जाता था, लेकिन इस बार की विधानसभा चुनाव में वे 3rd पोजीशन में आए हैं। योगेंद्र महतो ने जीत हासिल की है। 2nd में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आई है जो कि पूजा महतो है। अगर वहीं पर बात करें बोकारो से, तो बोकारो से भी बिरंची नारायण ने हार का मुंह देखा है, वहां से भी श्वेता सिंह ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से हम बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो ने इतिहास रचने का काम किया है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में पहली महिला जो है कि विधायक बनी है। और जिस तरह से सुबह से ही देख रहा जा रहा था कि श्वेता सिंह लगातार पहले राउंड से ही आगे चल रही थी। एक राउंड में सिर्फ बिरंची नारायण आगे चले थे, तो उनके जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उन्हें लगा था कि बिरंची नारायण अब बढ़त बना लेंगे। लेकिन जैसे ही अगले राउंड में आए, श्वेता सिंह ने फिर से बढ़त बनाया और आखिरी राउंड आते आते श्वेता सिंह ने 7203 वोट से विजय प्राप्त किया है। हम कह सकते हैं जिस तरह से श्वेता सिंह लगातार कर रही थी कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है, क्योंकि बोकारो में विकास की बात कही जा रही थी, जहां विकास होना था वह विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही थी, जहां की आज भी लोग की वहां महिलाएं जो है पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाती है और उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। ये तमाम बातें श्वेता सिंह पहले से ही कह रही थी और जब रिजल्ट आया है तो हम कह सकते हैं कि जनता जनार्दन ने श्वेता सिंह को अपना जो है ताज पहनाने का काम किया है श्वेता सिंह को। और लगातार देखा जा रहा था कि श्वेता सिंह ने, जब मैं श्वेता सिंह से बात किया, उन्होंने से जीत ने जनता की जीत है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और जनता के समस्याओं का हम समाधान करेंगे। क्योंकि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बिरंची नारायण लगातार यह कह रहे थे कि हम 50,000 मतों से विजयी होंगे, लेकिन जनता जनार्दन का मूड जनता ही जानती है। और जिस तरह से जनता ने श्वेता सिंह को जिताया है, हम कह सकते हैं कि श्वेता सिंह के लिए बड़ी जीत है। चूंकि 2009 के बाद पहली बार कांग्रेस की यहाँ पर कोई विधायक बनी, वो भी महिला विधायक, तो यह बड़ी बात है। अगर हम चंदन क्यारी की यही बात कर ले तो उमाकांत रजक ने जीत दर्ज किया है और जो यहाँ के अमर बावरी थे वो 3रे नंबर पर गए हैं और जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो 2रे नंबर पर गए हैं। हम कह सकते हैं कि जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं लगातार विभिन्न जगहों पर वोट काटने का काम किए हैं और बीजेपी को हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जेएलकेएम की रही है। साथ साथ मैया योजना की हम बात कर ले, जिस तरह से वोटिंग के पहले मैया योजना का लाभ लोगों को मिला है और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा था कि दिसंबर में हम 1000 के जगह 2500 रुपए देंगे, ये काफी कामयाब रहा है। साथ ही उन्होंने ऋण माफी की, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बिजली मुफ्त किया, ये सारी कई बातें हैं जो यहाँ के लोगों के मन में बैठ गई। और जब लगातार लोग भी यह कहते थे कि जिस तरह से एनडीए की सरकार ने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, वह 15 लाख नहीं मिला। कई जगह हम देखे सोशल मीडिया के भी माध्यम से कि जो 1000 देगा वह 2500 भी देगा और जो 15 लाख देने की बात कही थी वह 15 लाख देगा कि नहीं देगा, वह जनता का सोचने के लिए विषय है। अगर हम बात गोमिया की कर ले, जिस तरह से गोमिया में जो योगेंद्र महतो जेएमएम के हैं, वह लगातार जिस तरह से क्षेत्र में विधायक रहने के बाद भी उन्होंने काम किया है, उसको जनता ने चुनने का काम किया है। लगातार उन्होंने यह बात कही है कि
जनता का समर्थन प्यार हमें मिला है। हम विधायक भले ही नहीं थे, लेकिन जनता के बीच जाने का काम किए थे। और सबसे, अगर बोकारो जिले की हम बात करें तो सबसे अधिक मतों से योगेंद्र महतो ने जीतने का काम किया है। हमने एक उनसे सवाल किया था कि जनता ने उनको आपको प्यार और आशीर्वाद दिया, अगर जीत गए हैं तो क्या सबसे पहला काम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच खड़े थे, जनता ने हमें चुना है, हम फिर से जनता के बीच जाएंगे, उनकी जो सबसे पहली बड़ी समस्या होगी उनसे ही सुनकर समाधान करेंगे। साथ ही योगेंद्र महतो ने यह भी कहा कि 20 वर्ष हम पीछे चले गए हैं इस 5 वर्षों में, क्योंकि यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ है। हमारी सरकार थी, हमने हर संभव प्रयास किया लोगों को हर चीज। सुरेंद्र जी, आप लाइव पे बने रहिएगा हमारे साथ। धनबाद से सहयोगी अजय लाल हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से अगर धनबाद की बात करें तो वहां पर कई नए चेहरे सामने आए हैं। बात करें झरिया की तो रागिनी सिंह वहां से नई विधायक बनी है, वहीं पर बाघमारा से शत्रुघ्न महतो सामने आए हैं। तो क्या कुछ कारण हो सकता है कि कद्दावर नेताओं का हार का सामना करना पड़ा है वहां पर? देखिए आयुष, एक तो अहम बात हमारे सहयोगी ने भी कहा जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे पहले किसी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो उस व्यक्ति का नाम है जयराम महतो जी। यदि जयराम महतो ने जिस प्रकार से लोगों के वोट काटे हैं, यदि जयराम महतो की अपनी क्षमता होती तो वो बेरमो में भी जीतते, लेकिन बेरमो में जयराम महतो हार गए। जीते कहां से? डुमरी से। किसको हराया? 2 महिला प्रत्याशियों को। उसके बाद रामगढ़ में 70,000 उसके प्रत्याशी वोट लाए, लेकिन जीत नहीं पाए। जीते तो उनको बधाई दी जानी चाहिए थी, लेकिन 70,000 वोट लेकर वो चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे ही कई जगहों पर जयराम महतो ने ऐसा कैंची चलाया कि खुद जीत जाते तो बधाई के पात्र होते कि चलिए जयराम महतो ने पार्टी की क्षमता दिखाई। बहुत जी अजय, हमारे साथ अभी बोकारो से सुरेंद्र भी लाइव जुड़े हुए। उन्होंने भी कहा कि बोकारो जिला अंतर्गत चंदनकारी की बात कर लें, गोमिया की बात कर लें, बेरमो की बात कर लें, इन तीनों विधानसभा सीटों पर भी कैंची चला है और कैंची की वजह से एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल आप दोनों को हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हेमंत सोरेन, जिन्होंने राज्यवासियों को उन्हें बहुमत दिलाने को लेकर बधाई दी है। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सहयोगी जमशेदपुर से मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं बात करें पलामू की तो पलामू के डाल्टनगंज से हमारे सहयोगी नौशाद लाइव जुड़ चुके हैं। पहला रुख करना चाहेंगे जमशेदपुर से मनोज की। मनोज, देखिए अगर कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में कुल 14 सीटें आती हैं और जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कोल्हान में इस बार कमल खिलने का काम करेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। क्या कुछ कारण रहा कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद भी बीजेपी को सीटें हासिल नहीं हुई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 2019 की बात करें तो 2019 में कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी नगण्य था, यानी शून्य। यानी 14 में से 11 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था मिला था। लेकिन 2024 में जब चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आए और बीजेपी में जब वो आए तो ये निश्चित तौर पे कयास लगाया जा रहा था और लोगों को उम्मीद भी थी कि चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर है, चंपाई सोरेन आदिवासियों का लीडर है और निश्चित तौर पे उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि 3 सीट मिला यहाँ पे बीजेपी को, जहां 2019 में 0 था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार 3 सीट लेकर कोल्हान में आई है, अपना खाता खोल ली। लेकिन इससे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जिस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ थी कि इस बार कम से कम 8 या 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएगा। जो चाईबासा का इलाका, जो कोर झारखंड मुक्ति मोर्चा का इलाका माना जाता है, वो जेएमएम का बरकरार रहा वहां पे। और उसका मुख्य कारण ये रहा कि अंतिम समय में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया योजना जो लोगों को दिया, झारखंड की जनता को दिया, मैया योजना जो 3 महीने चला, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। 5 विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो 5 विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटर बहुत ज्यादा है चाईबासा का, तो वो यह एक फैक्टर रहा। दूसरी तरफ हालांकि यह योजना जो लागू किया था, वो योजना लाने वाला चंपाई सोरेन ही थे, लेकिन चंपाई सोरेन अब बीजेपी में आ गए
और वो योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास रहा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता चला गया। दूसरी तरफ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोटर है उसे तोड़ने में बीजेपी और कहें या चंपाई सोरेन कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि अपने विधानसभा क्षेत्र में वो कामयाब रहे हैं। अब तक की जो जीत थी उससे उसका मार्जिन ज्यादा हुआ है। इससे पहले वो 6 बार विधायक रह चुके हैं, 7वीं बार अब की बार बने, लेकिन 6 बार का जो मार्जिन देखेंगे तो जो चंपाई सोरेन का है काफी कम मार्जिन से हुआ करता था, 1500, 1300, 5000, 8000 और पिछली बार का जो था वो 10,000 से ज्यादा था, लेकिन इस बार 20,000 से ज्यादा मार्जिन रहा। तो ये कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के जो आदिवासी वोटर हो उसको साधने में ये कामयाब जरूर रहे हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र की बात करें, अगर हम जमशेदपुर के सटे हुए घाटशिला की बात कर ले तो घाटशिला में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी का, और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन यहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे। जो सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो रामदास सोरेन से जो फाइट चल रहा था वो वाकई वो लड़ाई जो है वो फाइट जो था पूरे यानी प्रथम राउंड से जो शुरू हुआ आगे पीछे होता रहा, ज्यादा का वोट का मार्जिन नहीं चल रहा था, बहुत कम वोट का मार्जिन चल रहा था। तो लग रहा था कि यहां पर लड़ाई है, यहां पर बीजेपी अपनी उपस्थिति आदिवासियों को साधने में कामयाब रही है और वहां पर देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले पोटका की बात कर ले तो पोटका विधानसभा क्षेत्र में भी आदिवासियों का वोट टर्नअप हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन भले ही हार हुई है बीजेपी की, लेकिन हार का पिछली बार के अगर तुलना में बात करेंगे तो इस बार परसेंटेज बढ़ा है। दूसरी तरफ अगर बहरागोड़ा की बात करें तो बहरागोड़ा में भी वही रहा है। बहरागोड़ा में पिछले बार जो दिनेशानंद गोस्वामी को वोट आया था उससे ज्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को वोट को टर्नअप करने में कामयाब रहे हैं जरूर, कोल्हान में ऐसा नहीं है, लेकिन कोल्हान के चाईबासा इलाके में वो ज्यादा फैक्टर नहीं काम कर पाया। लेकिन मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें जहां आसू प्रत्याशी था वहां पर मार्जिन बहुत कम था। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी आदिवासी को वोट को जो है चंपाई सोरेन का सभा हुआ और उससे फायदा मिला, लेकिन चंपाई सोरेन को ज्यादा वक्त मिला नहीं। जब जैसे वो बीजेपी में आए उसके बाद में चुनाव आचार संहिता लग गया, उनके पास आदिवासियों तक समझाने का, आदिवासियों को कैसे टर्नअप करना है, आदिवासी का वोट को कैसे बीजेपी के पाले में लाना है, इसके लिए उन्हें वक्त की जरूरत थी। क्योंकि काफी कम समय में वो जेएमएम छोड़े, जेएमएम छोड़ने के बाद में कुछ दिनों तक, 1 सप्ताह तक हम लोगों ने देखा है कि 8-10-12 दिन तक वो पत्ता ही नहीं खोले। 10-12 दिन तक ये लगा कि अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी में जाएंगे। उसके बाद जब वो पत्ता खोलते हैं उसके 1 सप्ताह बाद आचार संहिता लग जाता है, तो वक्त नहीं मिला। अगर ये वक्त मिलता चंपाई सोरेन का तो निश्चित तौर पे वोट को और ये टर्न कर सकते थे। दूसरी तरफ संथाल की बात करें, संथाल भी नहीं साध पाए, तो लेकिन संथाल में जो वोटिंग परसेंटेज था वो उसको कहीं ना कहीं आदिवासियों को वोट को अपने तरफ खींचने में कामयाब रहे। हेमंत सोरेन, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन हार जाएंगे, कल्पना सोरेन हार जाएगी, वोटिंग परसेंटेज आगे पीछे होता चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि मनोज आप लाइव पे बने रहिएगा हमारे साथ। डाल्टनगंज से नौशाद भी लाइव जुड़े हुए हैं। नौशाद जी, हम बात करना चाहेंगे आपसे पलामू प्रमंडल की। तो पलामू में जैसा कि 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 और 5 का जो फासला है, 4 सीटें बीजेपी को आए हैं, वहीं पर 5 सीटें जेएमएम यानी कि आईएनडीआई की बात करते हैं। तो जिस तरीके से वहां पर कुछ दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है, जैसा कि मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले, वो मंत्री थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे दिग्गज चेहरे के हारने का कारण क्या रहा? बिल्कुल, देखिए आकाश, इस पूरे प्रकरण में इस प्रमंडल की बात करें, 2 सीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बनी रही। एक विश्रामपुर, एक हुसैनाबाद। विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी थे और इधर हुसैनाबाद में हुसैनाबाद में जो कमलेश सिंह थे, जो एनसीपी से छोड़कर बीजेपी में आए थे और इसी सोच पे आए थे कि बीजेपी से उनका कमल खिल जाएगा। लेकिन 2009 से जो बुझी हुई लालटेन थी इस इलाके में, उसको फिर से जल गया है, यानी खोई हुई जमीन राजद ने फिर से हासिल की है। यहाँ विश्रामपुर में नरेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने रामचंद्र चंद्रवंशी को पराजित किया, तो इधर हुसैनाबाद से
संजय प्रसाद यादव जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजद के, उन्होंने कमलेश सिंह को कहीं ना कहीं हराया। तो राजद की एक ऐसी वापसी ऐसे समय में जब यहाँ पर लगातार बड़े बीजेपी नेताओं का, कद्दावर नेताओं का दौरा रहा इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे चुनाव में, तो राजद ने खोई हुई जमीन वापस की। भले ही वो कोडरमा और चतरा लॉस की हो, लेकिन यहाँ पर राजद का एक अच्छा पोजीशन रहा। बिहार में भले ही वहाँ जादू नहीं चला, लेकिन राजद में खोई हुई जमीन, झारखंड में राजद खोई हुई जमीन को वापस कर रही है। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है राजद के लिए, खासकर राजद जो कभी 19 में एक सीट कम सिमट कर रह गई थी। ऐसे में राजद की वापसी एक चर्चा का विषय रहा। पूरा क्षेत्र जो है वो यादव बहुल इलाका है। इस जगह पर कई ऐसे विधानसभा है, 5-7 विधानसभा यादव बहुल इलाका है। बिहार से सटा हुआ इलाका है, यूपी से सटा हुआ इलाका है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने को मिला और इसी क्षेत्र में यही घूम फिर के इर्द गिर्द में यही 2-4 जो नेता हैं वो यहाँ पर अपना राज करते हैं इस पूरे क्षेत्र में जनता को। और खासकर इस पूरे प्रकरण में देखा जाए आकाश, तो कहीं ना कहीं 2 चीज़ मुझे ऐसे देखने को मिली। एक तो कम्युनिकेशन गैप देखने को मिला जो बीजेपी नेताओं के पास और आम आदमी के बीच में था, वो कम्युनिकेशन गैप मिला। और एक आकाश ओवर कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा सा दिखा, जो रीच होना चाहिए था लोकल लोगों तक, वो मुझे बीजेपी का नहीं दिखा। और कहीं ना कहीं यही सामना देखने को मिला इस पूरे चुनाव में कि जो इस तरह की जो शिकस्त देखने को मिली, कैसा कतई नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कद्दावर नेता, बड़े लोगों का यहाँ आज लगातार एक अनुशासित पार्टी बीजेपी काफ़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, काफ़ी सिस्टम से चलती है। उसके बावजूद जो गली कोचे और ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो एक साथ इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक को ऊपर ले आई, तो जाहिर सी बात है कुछ बात रही होगी स्थानीय जो रीजनल पार्टियों में। और यही वजह है कि यहाँ पर जेएमएम ने और इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। काफी कुछ फैक्टर काम आया है जिस वजह से आईएनडीआई ने वहां से जीत हासिल की है और एनडीए वहां से भी पिछड़ कर रह गया। हमारे साथ शाहनवाज भी कोडरमा से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। अगर शाहनवाज अगर बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर की, तो 25 सीटें आती है, जहां पर भी जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तरी छोटा नागपुर एनडीए का गढ़ रहा है, लेकिन वहां भी आईएनडीआई ने सेंधमारी करने का काम किया है। क्या कुछ कारण रहा? तो कोडरमा से सहयोगी शाहनवाज भी जुड़े हुए, उनसे उनका रुख करना चाहेंगे, उनसे संपर्क हमारा कट गया था। शाहनवाज, देखिए अगर कोडरमा की बात करते हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर का नाम सामने आता है। उत्तरी छोटा नागपुर में 25 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये एनडीए का गढ़ रहा है। लगातार वहां से अधिकतर वहां से बीजेपी की ही जीत होती थी, लेकिन इस बार भी आईएनडीआई ने वहां पर सेंधमारी करने का काम किया है। क्या कुछ वजह रही होंगी जिस वजह से आईएनडीआई को वहां से बढ़त मिलती नजर आई? जी, कोडरमा से सहयोगी हमारे शाहनवाज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। मनोज, देखिए अगर बात करें जमशेदपुर पश्चिमी की, तो जमशेदपुर पश्चिमी में वहां पर बन्ना गुप्ता थे, विधायक थे, वो मंत्री भी थे, लेकिन उन्हें अब हार का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ कारण रहा कि जमशेदपुर पश्चिमी की जनता ने बन्ना गुप्ता को पसंद नहीं किया? देखिए, निश्चित तौर पे बन्ना गुप्ता की अगर हार हुई है तो कहीं न कहीं सीधे तौर पे उसका जिम्मेवार बन्ना गुप्ता खुद है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था एक महिला के साथ, वो वीडियो जो है कि काफी फैक्टर रहा, क्योंकि जो इलाका है वो शहरी इलाका है और यहाँ के लोग जो वोटर जो है काफी समझदार हैं। तो इस जो वीडियो है वो वीडियो लोगों तक पहुंचा और कम से कम लोग ये समझ पा रहे थे कि एक संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति अगर वो इस तरह का हरकत करे तो उससे कितना शर्मिंदगी होगी उस इलाके के लोगों को। और ये लोग ये कहे कि मेरे विधायक है, मेरे मंत्री है, वो एक फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर ये रहा कि एमजीएम अस्पताल जो उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री हैं और 5 साल में एमजीएम अस्पताल के स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाए, जबकि अपने लोगों को कार्यालय खोलकर बैठा दिया
और कुछ वैसे लोगों का इलाज होता था जो किसी जाति विशेष के लोग थे। तब आप समझिए, आप किसी जाति विशेष, आप मंत्री बने गए, हर लोगों के लिए है, आप विधायक बने गए, हर लोगों के वोट से बने गए, तो आप सब लोगों को देखना होगा। तो वो कहीं न कहीं ये बड़ा फैक्टर था कि एक तरफ जो है कि एक जाति विशेष को लेकर आप कार्यालय खोलकर लोगों को इलाज कराते थे, दूसरी तरफ उसकी व्यवस्थाएं नहीं की और बाकी लोग उससे नाराज दिख रहे थे। तो ये दो ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर यहाँ के लोगों ने सीधे तौर पर, और एक तीसरा एक बड़ी बात कि जब वो चुनाव के दौरान उन्होंने दो जगह सभाएं की थी और उस सभाएं में साफ तौर पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात कर दी कि हम मुसलमान को और कोई आंख दिखाएगा तो हम रात के 12 बजे उनके लिए गए और हम उनके लिए गए और जो करना होगा हम करेंगे। तो कहीं न कहीं चुनाव के समय में एक शब्द जो है नेता को जिताता है और हराता है। तो ये फैक्टर हो गया कि वन साइडेड वोट आप सुबह से देखे होंगे कि सरजू राय के पक्ष में जब खुला है तो लगातार बढ़त बढ़ाते और मानगो पहुंचे भी, आजाद बस्ती पहुंचे भी है, लेकिन वो मेकअप ज्यादा नहीं कर पाए और अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा। तो भले ही आप बहुत कुछ कर लिए हों, आप अपने क्षेत्र में विकास किए हों, ये नहीं कहते हैं कि काम नहीं किए, काम इन्होंने किया है। बड़ी योजना थी मानगो के जनता के लिए, उस फ्लाईओवर भी आपने दिया है और ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात करें उसकी सौंदर्यीकरण भी आपने किया है। चलिए आप तीनों आप लाइव पर बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ कोडरमा से सहयोगी शाहनवाज लाइव पर जुड़े हुए हैं। अगर कोडरमा देखिए बात करें शाहनवाज जी, कोडरमा की तो उत्तरी छोटा नागपुर की बात आती है। उत्तरी छोटा नागपुर में 25 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, एनडीए का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आईएनडीआईए ने सेंधमारी करने का काम किया है। क्या कुछ वजह रही होंगी कि उत्तरी छोटा नागपुर में भी आईएनडीआईए ने सेंधमारी की है? देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में ये जो कुछ हुआ है, जो इतना बड़ा अंतर है दोनों की जीत में, दोनों नंबर में, वो उसके एक वजह नहीं है। वैसे भी कहा ही जाता है कि हार का एक कोई कारण एक नहीं होता है, बहुत दिनों से उसकी भूमिका लिखी जा रही होती है। बहरहाल मैं देख रहा था मैया सम्मान योजना को एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि मैया का मैजिक है। बेशक है, मैया का मैजिक तो है ही है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन आपको मैं एक खास पहलू पर आपका निगाह ध्यान खींचना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब पोस्टल बैलेट खुल रहे थे तभी से जेएमएम ने बढ़त ले ली थी सुबह सुबह। तो पोस्टल बैलेट किनका था? होमगार्ड वालों का था, पुलिस कर्मियों का था, सरकारी कर्मियों का था। ये वो लोग थे जिनको हेमंत सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया। सरकारी कर्मियों को क्या तोहफा दिया? ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा। होमगार्ड को क्या तोहफा दिया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फौरन इंप्लीमेंट किया और उनकी सैलरी डबल हो गई। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को 13वें महीने की सैलरी और भोजनावकाश जो अवकाश होता है उनका, उसका जो सबमिशन होता है वो, ये सब चीजें लोग अभी ध्यान का नहीं है कि ये सब चीज करते चले आ रहे थे हेमंत सोरेन। इसके अलावा बाद में उन्होंने मास्टर एक स्ट्रोक खेला है मैया सम्मान योजना का। मैया सम्मान योजना के पैसे जिनके खाते में आए, वो चाहे 2 महीने के ही क्यों नहीं आए, एक बहुत बड़ी राशि होती है। एक घर में माँ भी है, बेटी भी है, 2 बेटी और 1 माँ है, तो आप समझ सकते 3000 रुपए उसके अकाउंट में अचानक आ गए जो पहले कभी नहीं आए थे। और उसको ये वादा भी याद रहा कि वो 2500 रुपए हो जाने हैं। मतलब एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो 25 या 75 हो जाएंगे अगर ये सरकार कंटिन्यू करती है तब। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। चौथी बात, इतना जबरदस्त कैंपेन हुआ, इतना जबरदस्त बम्बार्डिंग हुआ जेएमएम पर। जेएमएम में चूंकि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं तो आदिवासियों को सीधे सारी चीजें दिल पे लगती थी कि उनके नेता को जेल भेज दिया गया, सब कुछ दिल पे लगती थी। 5वीं बात, घुसपैठिया। एक ठीक है, घुसपैठिया एक अलग चीज है। बांग्लादेश से कुछ लोग आए होंगे, कितनी होगी उनकी नंबर,
ज्यादा से ज्यादा आ गए होंगे तो मेरे ख्याल से पूरे झारखंड में 1000 लोग आ गए होंगे। इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया तो आम मुसलमान ये समझने लगा कि अब अगर बीजेपी की सरकार यहाँ आती है तो हमको ये लोग परेशान करेंगे, हमारा आइडेंटिटी पूछेंगे। तो मुस्लिम वोट ने 90% पोल किया है। 90% पोल का मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लोगों ने अपने अस्तित्व का इसको प्रश्न समझ लिया। तो ये सब कुछ फैक्टर हैं। अभी आप देखिए मिथिलेश ठाकुर क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि ना वहाँ आदिवासी है ना वहाँ बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इसलिए उनकी सीट लूज कर गए वो। बाकी जिस सब जगहों में देखिए हफीजुल हसन कैसे जीत गए। इरफान अंसारी के खिलाफ भी इतना जबरदस्त कैंपेन चला, सीता सोरेन को कमेंट को लेकर के कितना उनके खिलाफ कमेंट हुआ। हर एक सभा में आलमगीर आलम के वो पैसे का जिक्र होता था, लेकिन उनकी पत्नी क्यों जीत गई? इसलिए कि यही लगता है उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले वोटरों को, यही लगता है कि ये हम पर टारगेट कर रहे हैं। वो सामने वाला टारगेट नहीं है, टारगेट दरअसल हम हैं। तो एक कंसोलिडेटेड वोट हुआ है आदिवासियों का, मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का। वो इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया, बहुत एग्रेसिव। उतना अगर एग्रेसिव कैंपेन नहीं होता, नॉर्मल छोड़ दिया जाता, तो बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते थे कि अरे देखेंगे, वोट देना जरूरी नहीं है। यहाँ तो अस्तित्व का प्रश्न बना लिया कि नहीं, इस बार तो चाहे इस पार या उस पार हेमंत को लाना बेहद जरूरी है। तो ये सब कुछ फैक्टर है। मैया सम्मान योजना बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के एनालिसिस में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने थोड़ी सी कसर छोड़ दी। अदरवाइज इसका अगर पहले से काट रखते गोगो दीदी का, तो फौरन नहले पे दहला हेमंत सोरेन की पार्टी ने जाके कहा कि हम 2500 देंगे, आप 2100 देंगे, हम 2500 देंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब बहुत कुछ ऐसी वजहें हैं जिसको लेकर के इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया अलायंस ने की है। उसमें बहुत सारे कांग्रेस के भी जो विधायक चुने गए हैं वो भी उसमें शामिल हैं। पूरे झारखंड के कोने कोने में आपने देखा, संजय यादव गोड्डा से जीत गए, आरजेडी के हारे हुए पुराने एक विधायक थे, वो भी जीत गए। तो उनके जो वोट बैंक है ना, वो उनको एक थोक, एक तरह से कमोडिटी के तौर पर बहुत ही बल्क में उनको वोटिंग की और लोगों ने उसको इस तरह से समझा कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। यही सब रहा सवाल। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट्स होते हैं वो शहरी वोटर्स होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि उसमें कितना % लोग वोट करने जाते हैं, कहीं 57% हो गया तो बहुत हो गया। तो कुल मिलाकर के जीत तो हुई है, इलेक्शन है, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जीत हुई है लोगों की। चुनाव में ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा या बहुत इस तरह की चीज नहीं हुई है। हाँ ठीक है, जिस तरह से उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में परिवर्तन को मुद्दा बना करके जिस तरह से किया गया था वो नहीं हुआ, वो उसका थोड़ा नेगेटिव असर पड़ गया। सामने वाले के वोटर ज्यादा एकजुट हुए, आपके वोटर कम एकजुट हुए। तो ये वजह हैं, इस पर अब आगे चल करके ये होगा कि मुद्दे किस चीज को बनाए जाए। झारखंड में क्या घुसपैठिया ही एक मुद्दा था? झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, यहाँ पावर की कमी है, दोनों स्टेट में क्यों नहीं है? ये सारी चीजें मुद्दा बनाई। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप झारखंड में देखिए, अगर आपको कैंसर हो जाता है किसी परिवार के लोगों को या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्या रांची में झारखंड में उसका इलाज है? सीधे दिल्ली बंगलौर जाना पड़ता है। बच्चे को अगर आपको उच्च शिक्षा देनी है, आपको सीधे दिल्ली भेजना पड़ता है, बंगलौर भेजना पड़ता है, कोलकाता भेजना पड़ता है। इन सब चीजों को मुद्दा बनाते अगर तो बहुत बेहतर होता और लोग भी कन्विंस होते कि हाँ ये बात सही है। तो मुद्दों का भी सिलेक्शन हुआ है। अब ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो लोग अपना स्ट्रेटेजी तय करते हैं, जिस तरह से वो करते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से जो अनुभव मैंने महसूस किया वो मैंने आपके सामने रखा। जी शाहनवाज जी, आपने जितने भी फैक्टर्स गिनाए हैं, कोई दो राय नहीं है कि आईएनडीआई को
जीत दिलाने में इन फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई। आपने एक मिथिलेश ठाकुर का नाम लिया, हम हमारे सहयोगी नौशाद पलामू से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। नौशाद, देखिए मिथिलेश ठाकुर को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पीएम मोदी जितनी भी जनसभा करते थे, जल जीवन मिशन का जिक्र करते थे और नल जल योजना का जिक्र करते थे, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, क्या मिथिलेश ठाकुर की हार की वजह ये हो सकता है कि इस वजह से मिथिलेश ठाकुर को हार मिली? छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।